आज के लेक्चर में हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। जब एक s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, dz स्क्वायर ऑर्बिटल और dx स्क्वायर डैश फाई ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं, यानी कि टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और जब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो हम जानते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडेशन में जो ज्योमेट्री होती है ना, वो होती है ऑक्टाहेड्रल, जिसको हमने नीचे ये ड्रा किया है। और एक चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना कि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि sp3d2 हाइब्रिडेशन में कौन सा d ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम आया है। तो sp3d2 हाइब्रिडेशन में ना जो ये d स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज हुआ है। हाँ, फिर से अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं कि जब sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है ना, तो ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, यही है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें दो टाइप के बांड दिख रहे हैं, कुछ ये 4 बांड तो इक्वेटोरियल हो गए, एक प्लेन में है, और 2 बांड ऊपर, एक बांड ऊपर है, एक बांड नीचे, ये क्या हो गया, एक्सियल बांड। अब हम बात करें कि बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, उसमें बॉन्ड एंगल भी 2 टाइप्स के होते हैं। 180 डिग्री के एंगल होते हैं 3, और 90 के एंगल होते हैं 12। ये जो आप देख रहे हो ना, अप बांड, अप द प्लेन बांड, डाउन द प्लेन बांड, इसके बीच का एंगल 180 का हो जाएगा। ये जो इक्वेटोरियल बांड है, ये 180 पे दिख रहा है, और ये इक्वेटोरियल बांड, ये भी 180 पे दिख रहा है। तो हमें साफ साफ दिख गया कि 3 बांड 180 के हैं और 12 बांड 90 के कैसे हैं, वो इस डायग्राम से हमको नहीं समझ में आएगा। तो हम एक स्ट्रक्चर इसकी पेन की सहायता से बना के इसको देखते हैं कि कौन कौन से बांड इसमें पाए जाते हैं। तो ये पेन, 2 पेन ले लिया, मतलब हमारे 2 बांड ये हो गए, एक बांड ये, एक बांड ये, एक बांड हमारे ये हो गया और एक बांड हमारा ये हो गया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ ऐसा ही है। ये जो इक्वेटोरियल बांड है 4, एक इक्वेटोरियल, 2, 3, 4, ये एक प्लेन में रहते हैं, तो ये चारों बांड ऐसे हो गए। अच्छा, अगर 360 को 4 इक्वली भाग में डिवाइड करोगे तो एक एंगल आएगा 90 का। तो 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में कितने का एंगल दिख रहा है, 90, 90, 90, 90। तो जो sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, उसमें जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90। और अब ये जो बांड ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये वाला बांड है। तो एक जो एक्सियल बांड है ऑफ द प्लेन, ये हमारे ये हो गया। और एक और बांड बनाएंगे हम जो नीचे होगा, तो एक नीचे वाला बांड हो गया। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जो ऊपर वाला बांड, ये वाला बांड है, और ये वाला बांड है, नीचे वाला बांड, अप एक्सियल और डाउन एक्सियल, दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 180 का। तो एक 180 हमें ये मिल गया। और जो इक्वेटोरियल जो 4 बांड है ना, उसमें देखोगे तो ये बांड और ये बांड 180 पे है, और ये बांड 180 पे है। तो टोटल हमको 180 के बांड कितने दिख गए, 3। अब चलते हैं 90 वाले बांड की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमको जब इक्वेटोरियल ज्योमेट्री ड्रा करते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रा करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो प्लेन में 4 तो इक्वेटोरियल बांड हैं, उन चारों के बीच में 90-90 का एंगल है। तो इस प्लेन में ही 4 90 के एंगल मिल गए। अब ये हमारा जो ये बांड है अब एक्सियल, ये जो है ना, ये इक्वेटोरियल के साथ 90 का एंगल बना रहा है, इस इक्वेटोरियल बांड के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, इस इक्वेटोरियल बांड के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, इस इक्वेटोरियल बांड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो ये जो अप इक्वेटोरियल एक्सियल बांड है ना, वो इक्वेटोरियल बांड के साथ कितना एंगल बना दिया, 90 के 4। ऐसे ही जो डाउन एक्सियल बांड होगा ना, वो इन सब इक्वेटोरियल बांड के साथ 90-90 का एंगल बनाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें इस एक्सियल ने 4 90 के एंगल बना दिए, डाउन एक्सियल ने भी 4 90 के एंगल बना दिया, और इस प्लेन के अंदर 4 90 के एंगल ऑलरेडी मौजूद हैं। तो टोटल कितने होंगे, 4, 4, 8, 4, 3, 12। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 90 के एंगल कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 180 के एंगल हम जानते हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब हम sp3d2 हाइब्रिडेशन को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन में एक एग्जाम्पल लेके इसको हम समझेंगे कि sp3d2 हाइब्रिडेशन क्या है। तो हमारा एग्जाम्पल है SF6। हम जानते हैं कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 6 क्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो चुका है। तो अब सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि SF6 में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 6, लोन पेयर कितना हो गया, 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 6 + 0 = कितना आ गया, 6। 6 आने का मतलब SF6 में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा,
sp3d2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, तो ज्योमेट्री बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हो जाएगी क्या, ऑक्टाहेड्रल। और हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, अभी हमने पढ़ा है। तो इसको ड्रा करते हैं। हमने ये सल्फर बना दिया, 4 इक्वेटोरियल पोजीशन में फ्लोरीन रखने हैं। ये हमने एक इक्वेटोरियल रख दिया, दूसरा इक्वेटोरियल हो गया हमारा, तीसरा इक्वेटोरियल हो गया, ये चौथा इक्वेटोरियल फ्लोरीन हो गया। 2 फ्लोरीन हमारे एक्सियल पोजीशन पर रहेंगे, तो ये हो गया आपका एक्सियल वाला और ये हो गया आपका एक्सियल वाला। तो यही जो ज्योमेट्री बन रही है, इसी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो SF6 की ज्योमेट्री कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल। क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि sp3d2 जब हाइब्रिडेशन होता है तो मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, ऑक्टाहेड्रल शेप में दिखता है। अब हम sp3d2 हाइब्रिडेशन में आगे के लेक्चर में बात करेंगे कि अगर इस sp3d2 हाइब्रिडेशन में अगर कोई लोन पेयर आएगा तो शेप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। sp3d2 हाइब्रिडेशन में केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में हम ये मानते हैं कि सिग्मा हमारा 5 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए, यानी कि अब मॉलिक्यूल में क्या स्टार्ट हो जा रहा है, लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा 5 + 1 = 6, हाइब्रिडेशन आ जाएगा क्या, sp3d2। ज्योमेट्री आपको पता है कि sp3d2 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अब बात आती है कि शेप क्या होगा, क्योंकि हम तो जानते हैं कि अगर लोन पेयर आएगा तो शेप बदलेगा। तो आपको बस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि sp3d2 हाइब्रिडेशन में लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स को ना हम हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। ध्यान रखना है, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स को कहाँ रखना है, एक्सियल पोजीशन पे। जबकि इससे पहले वाले जो हाइब्रिडेशन था sp3d हाइब्रिडेशन, वहाँ पे लोन पेयर को हम कहाँ रखते थे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। लेकिन d2 हाइब्रिडेशन में लोन पेयर को हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो हमने यहाँ पे रख दिया एक लोन पेयर, रखें उसके बाद जहाँ रखते हैं उसको हम भूल गए तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है। हमें बीच नीचे एक प्लेन में हमें एक स्क्वायर मिल रहा है और ऊपर एक लाइन ऐसे जा रही है, एक बॉन्ड ऐसे जा रहा है। अगर इसको हम ड्रा करें तो सारे कॉर्नर से इसको और मिलाएं तो एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी। इसलिए हम बोल देते हैं कि sp3d2 हाइब्रिडेशन में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो जो शेप जो हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। दिख रहा है कि नीचे यहाँ पे स्क्वायर बच रहा है और ऊपर एक पिरामिड से स्ट्रक्चर ड्रा हो रही है। तो sp3d2 हाइब्रिडेशन में एक लोन पेयर आने के बाद जो मॉलिक्यूल का जो शेप हो जाता है वो हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ICl5। हम जानते हैं ना कि आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में भी 7 होता है। आयोडीन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग करके 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। तो इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यानी कि एक लोन पेयर इसके पास बच जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 5, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, कितने आ जाएगा, 5 + 1 = 6। और 6 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp3d2। तो हम कह सकते हैं कि ICl5 में हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2 है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जब हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है ना तो ज्योमेट्री